जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 9वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का 8वां क्लास देखा था और आपका एक वीक से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त था, हॉस्पिटल वगैरह का काम था जो कि मैं कर रहा था। इसी चक्कर में आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं चल रही थी। आपका मैं कमेंट भी पढ़ रहा था तो बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि गुरुजी सीरीज का क्या हुआ, सीरीज स्टार्ट होगी या नहीं होगी, कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो मेरे मित्र, मैं आप सबों को आश्वस्त कर दूं कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन की बात बोला है और ये 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको जरूर कर पाऊंगा और आपकी जो ये सीरीज है वो आज से चालू भी हो रही है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित उसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है। ऑप्शन है हेनरी, सीमेंस, बैकुरल, कूलम। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे गुरुजी बहुत ही सरल सा सवाल है, हमसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है। तो हम सभी ने ये पढ़ा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वो कूलम होती है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मैटर कहां फंस रहा है कि गुरुजी यहां पे जो कहा जा रहा है कि जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मेरे मित्र, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग क्यू की बात करते हैं यानी कि आवेश की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी धारा गुना समय होता है। आवेश इक्वल टू क्या होता है? धारा गुना समय। और आप सभी कहते हैं कि आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार से सर 1 सेकंड में, किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इस चालक तार से 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे प्रवाहित आवेश का मान कितना है? आप कहेंगे 1 कूलम, क्योंकि यहां पे Q = IT है तो I के लिए आप A लिख सकते हैं। धारा का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट आप कहेंगे सेकंड। तो क्या हम 1 कूलम = 1 एम्पियर सेकंड कह दें तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मतलब यह हुआ कि अगर किसी चालक तार से प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उस चालक से सर प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब इस चालक तार से प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो वो धारा जो है आवेश का प्रवाह है। और मेरे मित्र, इसमें जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी चालक तार से क्या हो रहा है सर, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है? तो सर प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ और हमेशा आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड सर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही होती है। और सर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? आप कहेंगे 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब आप सभी छात्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चलो ये तो क्लियर हो गया, बहुत ही सरल सा सवाल था, ये सीमेंस का क्या मसला है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कभी ये सवाल कर लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि निम्न में से कौन सा विद्युत चालकता का इकाई है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर सीमेंस जो है वो विद्युत चालकता का एसआई यूनिट है। सीमेंस जो है वो क्या है? विद्युत चालकता का एसआई यूनिट है। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जो चालकता है, ये चालकता क्या है?
तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि चालकता को G से रिप्रेजेंट करते हैं और चालकता जो है वो किसके बराबर होता है, तो चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब यहां प्रतिरोध के लिए यूनिट ओम लिखेंगे तो ये हमारा ओम इनवर्स हो जाएगा और इसी ओम इनवर्स को हम लोग महो भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस चालक की चालकता कहलाती है और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। और इसका ऐसा यूनिट आप कहेंगे सर सीमेंस होता है और इसी सीमेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे कि अगर आपसे ये कभी सवाल कर लिया जाए कि प्रेरकत्व का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। और अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप सभी क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे गुरुजी बैकुरल। क्या कहेंगे, बैकुरल। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये आवर्त सारणी तो हम समझ रहे हैं, तत्वों के गुणों को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में जो सजाने का प्रयास किया गया है या आवर्त और वर्ग के रूप में जो सजाया गया वही आवर्त सारणी है। तो मेरे मित्र आपसे यहां पे कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, तो बस ये याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे मॉडर्न पीटी की, तो मॉडर्न पीटी की खोज किसने करा, मॉसले ने करा। और ये किस पे आधारित है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पे आधारित है, परमाणु संख्या पे आधारित है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्ग कितने हैं, 18। टोटल आवर्त कितने हैं, आप सभी कहेंगे 7। मेरे मित्र आवर्त सारणी में ये जो टोटल तत्व हैं वो 18 वर्ग और 7 आवर्त में बटे हुए हैं बेशक, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीटी है, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो पहला है आपका एस ब्लॉक, दूसरा है आपका पी ब्लॉक, और तीसरा है आपका डी ब्लॉक, और चौथा है आपका एफ ब्लॉक। तो मेरे मित्र आप सभी से अगर एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी को टोटल कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, आप सभी कहेंगे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, एस ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे, तो जो वर्ग 1 और 2 के तत्व होंगे, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जो तत्व होंगे, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। और मेरे मित्र जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन आ जाएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड आ जाएगा, लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड आ जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इस डी ब्लॉक एलिमेंट के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे क्षारीय धातु, और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। मेरे मित्र सवाल यह है कि कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। ये जो सोडियम है ये हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 1 में मिलेगा। कहां मिलेगा, वर्ग 1 में मिलेगा। और मेरे मित्र ये जो कैल्शियम है ये आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 में मिलेगा। और आप साथ ही क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो मैग्नीशियम है ये हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 2 में मिलेगा। जबकि मेरे मित्र अगर आप Fe की बात करेंगे आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एस ब्लॉक तत्व वर्ग 1 और 2 में मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम वर्ग 1 और 2 के तत्व हैं। तो ये जो हमारा Fe है वो क्या होगा, संक्रमण तत्व। और जितने भी संक्रमण तत्व होंगे वो सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। और कहां से कहां मिलेंगे सर, वर्ग से
वर्ग 3 से 12 के बीच में जो भी तत्व होंगे वे सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, पूछा जा रहा है कि हेपेटाइटिस ए जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है की सूजन है, डैश की सूजन है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो हेपेटाइटिस है ये क्या है चला, ये वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। और मेरे मित्र इसके कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इसके कई प्रकार होते हैं। लेकिन अगर आप मुख्य प्रकार की बात करते हो, हेपेटाइटिस के मुख्य प्रकार की बात करते हो, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एवं ई ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर हेपेटाइटिस रोग के अलग अलग प्रकार हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो है वो किससे होता है? सर HAV से होता है। किससे होता है? HAV से, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। और मेरे मित्र ये बेसिकली किसको प्रभावित करता है? यकृत को, यानी कि लीवर को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग हृदय की बात करेंगे, मस्तिष्क की बात करेंगे, गुर्दा की बात करेंगे, तो आपको हृदय से संबंधित कुछ हृदय रोग भी ध्यान में रखने होंगे। अब आप कहिएगा कि सर हृदय रोग क्या हो सकता है? तो आप सभी को याद रखना होगा कि जो हार्ट अटैक की समस्या है वो क्या है? आप कहेंगे सर हृदय रोग है। जो हमारा पल्मोनरी से संबंधित है, आप क्या कहेंगे कि वो धमनी से संबंधित है, और धमनी भी हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे गुर्दा यानी कि किडनी की, तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो किडनी है सर ये हमारे बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और जब किसी कारण से किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो फिर उसे डायलिसिस करना होता है। और मेरे मित्र डायलिसिस मशीन को क्या बोला जाता है? कृत्रिम किडनी, आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। यह भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे हमारे पूरे शरीर का नियंत्रक केंद्र है। और आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछा जाता है कि आपका जो पूरा तंत्रिका तंत्र है उसका नियंत्रण कहां होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है? अब चले जी ये चीज आपका कह सकते हो कि इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, ये याद रखने वाली बातें हैं। आप सबों को मालूम है कि हमारे इस पृथ्वी पर जो जंतु हैं उसको कई संघ में बांटा गया है। और मेरे मित्र जब आप संघ की बात करते हैं तो वहीं पे आप कॉर्डेटा, एनालिडा, एकाइंडोर्माटा, ऑर्थोपोडा, सर इसके बाद जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, ये सभी चीजें आप पढ़ते हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि जो मेलपिगियन नलिका है ये किस में पाई जाती है? तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। यहां पे स्टार मार्क दे करके लिख लीजिएगा कि ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में उत्सर्जी अंग ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के रूप में कौन होता है? आप सभी याद रखेंगे मेलपिगियन नलिका होती है, यानी कि मेलपिगियन नलिका। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? एनालिडा संघ के जंतु की उत्सर्जी अंग की, तो एनालिडा संघ के जो जंतु हैं इसका उत्सर्जी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा एनालिडा संघ के जंतु का उत्सर्जी अंग जो है वो निफ्रेडिया होता है। क्या होता है? निफ्रेडिया होता है। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है? कहेंगे सर ऑर्थ्रोपोडा में। सवाल करा जाता कि निफ्रेडिया निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? हम कहते हैं एनालिडा में। नेक्स्ट कॉर्डेटा की बात की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जंतु वैसे होते हैं जिसमें सर रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। इसके जो नॉट कॉर्ड होते हैं वो सर रीढ़ की हड्डी में विकसित होता है। और ये जो आपका कॉर्डेटा संघ है, इस कॉर्डेटा संघ को हम लोग क्या करते हैं? सर उपसंघ वर्टिब्रेटा में डिवाइड करते हैं। और इस वर्टिब्रेटा को हम लोग 5 क्लास में डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं। और ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा
फिशेज है, मत्स्य है, फिर आपका उभयचर है यानी कि एम्फीबिया है, फिर आपका सरसरीप है, रेप्टिलिया है, इसके बाद एवीज है यानी कि पक्षी वर्ग है, और फिर कौन है आप कहेंगे सर स्तनधारी। कौन है? स्तनधारी। मेरे मित्र इकाइनडोरमाटा की बात की जा रही है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसके अधिकांशतः जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेरे मित्र जो स्टार फिश है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। आप सभी ये ध्यान में रख लेना। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी खाद्य उपयोग की बात की जा रही है तो जनरली बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो कोई लाग लपेटा है ही नहीं। और अगर आप ढंग से यहां पे देखेंगे मेरे मित्र तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम सल्फेट और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप बता दो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड आप सभी कहेंगे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर Na2SO4 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफेद में बदल जाता है? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र सवाल यह है कि किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं? तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा FeSO4 7H2O है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा सर? FeSO4 प्लस 7H2O में बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम FeSO4 को और गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करता है, तो यहां पे आप फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको हीट दे रहे हैं, तब जाके क्या देख रहे हैं कि सर ये FeSO4 और 7H2O में टूट जा रहा है। तो मेरे भाई आप ये बता दो कि जो यहां पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हीट देने से ये डिकम्पोज हो जा रहा है यानी कि ये टूट जा रहा है। तो हम सभी कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये किसको दर्शा रहा है? वियोजन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर हमारा क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनों के विनिमय के चलते होता है। संयोजन अभिक्रिया सर जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एकल प्रतिफल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा कि संयोजन के केस में क्या बनेगा? हमेशा याद रखेंगे एकल प्रतिफल बनेगा, बोले तो हमेशा आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यह चीज ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, अमोनिया। क्या कहोगे कि गुरुजी क्वेश्चन देखने से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज और अमोनिया है, इसमें ये यूरिया हमारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यूरिक अम्ल हमारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और अमोनिया हमारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत नहीं होती है। और मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी क्या इस क्वेश्चन के बारे में हमें इतना ही समझना है? नहीं मेरे मित्र, आपको यह भी समझना है कि आखिर यहां पे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया की जो बात की गई है एक्चुअली में ये क्या है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जितने भी जंतु हैं उन सभी के बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है।
मेरे मित्र, ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। और बेसिकली आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जंतुओं के शरीर में जो बनने वाली नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसमें कौन आ जाता है? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया आ जाता है। मतलब ये हुआ कि जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कौन कौन सा होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यूरिया होता है, फिर यूरिक एसिड होता है और फिर कौन होता है? आप कहेंगे अमोनिया होता है। तो आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है मेरे मित्र। आप सभी ये तीनों ही चीज ध्यान में रखेंगे कि जंतु के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कौन कौन सा है? आप कहिएगा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। अब हमने यहां पे सिर्फ जंतु की बात करा है, तो आपके मन में आएगा और आपके एग्जाम में यह सवाल भी आएगा कि जलीय जंतु के शरीर में नाइट्रोजनी अपवर्ज्य पदार्थ है, स्थलीय जंतु के शरीर में नाइट्रोजनी अपवर्ज्य पदार्थ है, और जो आपका एबीज वर्ग के जंतु होते हैं उसके जो नाइट्रोजनी वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि स्थलीय जंतु के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिया का निष्कासन होता है, तथा जलीय जंतु के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का निष्कासन होता है एवं रेप्टेलिया तथा एबीज वर्ग के जंतु में यूरिक एसिड के रूप में होता है। तो ये पूरा लाइन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए सर इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि जलीय जंतु के शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया के रूप में होगा, रेप्टिलिया और एबीज वर्ग के जंतु में यूरिक एसिड के रूप में, और मेरे मित्र स्थलीय जंतु के शरीर में आप क्या कहेंगे? तो सर स्थलीय जंतु के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिया का निष्कासन होगा। तो ये सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और मेरे मित्र ये आप सबों के लिए होमवर्क है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि झीलों के सुपोषण के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है? इनमें से सभी हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की वृद्धि, शैवाल का फलना फूलना। मेरे मित्र यहां पे जो झीलों के सुपोषण की बात की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि झीलों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि झीलों का सुपोषण कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो यूट्रोफिकेशन है ये झील में क्या करती है? तो शैवाल जैसे पौधा का जो मतलब इंक्रीमेंट होता है उसको अचानक से बढ़ा देती है, यानी कि आप कह सकते हो इससे सर शैवाल का प्रस्फुटन होता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि झीलों के सुपोषण के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी शैवाल का फलना फूलना होता है। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये फिर हाइपोक्सिया क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे सर हाइपोक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सरल सा सवाल कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसके क्षमता के बीच संबंध। आप कहेंगे लेंस की फोकस दूरी, सर लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब एक सवाल हम आपको ऑरली कह रहे हैं कि ये बताइए कि लेंस का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है जब फोकस दूरी आपका होता है। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि लेंस की जो क्षमता होती है, फोकस दूरी कह रहे हैं हम लोग, लेंस की जो क्षमता होती है वो सर डायोप्टर होता है, तो फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो एफ क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एफ जो है वो मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर एवं सेंटीमीटर दोनों में होगा। और मेरे मित्र चौथा है आपका नन। तो आप सभी इसका आंसर जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि 1100 वाट के एक तापन उपकरण को 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किया गया है। किसी विशेष दिन लाइन वोल्टेज घटकर 110 वोल्ट रह जाने पर इससे प्रवाहित धारा डैश और इसकी आउटपुट शक्ति डैश होगी। क्या ये सवाल आपसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कह रहा है कि 1100 वाट के एक तापन उपकरण को 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज पर उपयोग किए जाने हेतु बनाया गया है। और मेरे मित्र आपसे यही कहा जा रहा है कि यही जो तापन उपकरण है किसी विशेष दिन वोल्टेज घट के 110 वोल्ट रह गई तो इससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो उपकरण है उसका प्रतिरोध तो नियत रहेगा, क्योंकि जब ये 1100 वाट का सर 220 वोल्ट पर चलने के लिए बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो हम लोग क्वेश्चन के पहले टर्म से क्या निकाल सकते हैं कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है P इक्वल टू 1100 वाट और फिर जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर वोल्टेज 110 हो जाए, वोल्टेज कितना हो जाए 110, तो मेरे मित्र धारा क्या होगा और शक्ति क्या होगा? क्या कहोगे कि सर पहले कंडीशन से हमको मालूम है कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर होती है, तो आर तो दोनों जगह पे नियत रहेगा हमारा, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी पावर 1100 वाट और वी स्क्वायर 220 गुना 220 बटा आर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि 1100 गुना आर इक्वल टू 220 गुना 220 हो जाएगा और आर इक्वल टू क्या होगा 220 गुना 220 बटा सर 1100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, ये आपका 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 दूना 44 ओम। प्रतिरोध आपके पास कितने आगे चला 44 ओम। अब ये जो प्रतिरोध है ये नियत होगा, ये प्रतिरोध क्या होगा नियत होगा, क्योंकि वही डिवाइस है और किसी विशेष दिन वोल्टेज घट गया, कोनो दिन होता है ना चला कि वोल्टेज घट गया फिर भी टीवी को चलाना है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब प्रतिरोध हमारा नियत है तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सर जब धारा की बात करेंगे तो I इक्वल टू वी बटा आर हो जाएगा। तो 110 वोल्ट विभवांतर के साथ ये जो हमारा 44 ओम वाला प्रतिरोध है तो I इक्वल टू वी बटा आर हो जाएगा। और भाई मेरे आप सभी क्या कहिएगा कि जब सर I इक्वल टू वी बाई आर होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना 2.5 एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग P निकाले यहां से तो वोल्टेज हमारा 110 है और 110 वी स्क्वायर बटा आर यहां पे भी होगा, तो 110 गुना 110 बटा 44। मेरे भाई यहां से अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो P इक्वल टू आपका 275 वाट आ जाएगा। तो आपसे I पूछा जा रहा था और आउटपुट शक्ति क्या है, आप कहेंगे 2.5 एम्पियर और 275 वाट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3/2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। मेरे मित्र स्नेल का नियम मैंने पीछे के सेशन में कई बार बताया है और इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आप सबों से चाहूंगा। अगर हम लोग स्नेल के नियम की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो स्नेल का नियम है वो ये कहता है कि साइन I बटा साइन आर क्या होता है नियत होता है, और ये जो नियत है वो क्या है, तो सर आप सभी कहेंगे कि गुरुजी साइन I बटा साइन आर जो है ये अपवर्तनांक को घटाता है। अब आपके क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया हुआ है √3/2, साइन I का वैल्यू कितना है सर आपतन कोण, तो आप कहिएगा 60 डिग्री। पूछा जा रहा है साइन आर आपसे पूछा जा रहा है। मेरे मित्र मैंने सारा चीज आपको बता दिया है और
मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने छात्र इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट करते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, सॉल्व करके आंसर जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मेरे मित्र, पुष्पी पादप की बात की जा रही है, यानी कि वैसे पादप जिसमें फूल होते हैं, और आपसे यह कहा जा रहा है कि जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है। दूसरा है बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। तीसरा है प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है। और चौथा है आपका तनों के टुकड़ों से प्रजनन हो सकता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो बीजाणु यानी कि स्पोर के फॉर्मेशन से बात की जा रही है, तो बेसिकली ये जो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है ये विशेष प्रकार के कवक जैसे कि राइजोपस की बात करते हैं या कुछ बैक्टीरिया होता है उसमें होता है। जबकि सर पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, यह भी सही है। तनों के टुकड़े से हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी को कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी जो है वो असत्य है। तो मेरे मित्र, आपका अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। यह सवाल भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो NaSCO3 हो जाएगा, गर्म करेंगे तो चला ये हमारा Na2CO3 बनाएगा और साथ में क्या होगा CO2 प्लस H2O आपका रिलीज होगा। तो मेरे मित्र, ये जो Na2CO3 है ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया के थ्रू आपको मिलेगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रक्रिया के थ्रू, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और मेरे मित्र कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस चारों में से कौन सा आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। आप कहेंगे सर अम्लीय कैसे होता है, जब आप भोजन को निगलते हो तो भोजन आपके मुंह से कहां चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। और आप सबों को मालूम है कि अमाशय में HCl का सेक्रेशन होता है, और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यही HCl जो भोजन है उसको अम्लीय कर देता है। अब मेरे मित्र, अमाशय में पाचन के बाद भोजन धीरे धीरे कहां बढ़ता है, छोटी आंत की ओर बढ़ता है। और ध्यान दीजिएगा कि अमाशय में पाचन के बाद जब ये धीरे धीरे छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, तो छोटी आंत की तरफ जाने से पहले ही इसको किससे मुलाकात करनी होती है, आप सभी कहेंगे लीवर से, यानी कि बाइल डक्ट से मुलाकात करनी होती है, जो क्या करता है, पितरस का स्रावन करता है। और ये जो पितरस है इसकी प्रकृति कैसी होती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी इसकी प्रकृति एल्कलीन यानी कि क्षारीय होती है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है, आप कहेंगे पितरस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाता है कि निम्न में से क्या आहार नाल में आहार को अम्लीय बनाता है, तो आपका आंसर जठर रस होता है। अब अगर आपसे यह सवाल किया जाता कि निम्न में से कौन सा भोजन के पाचन के लिए अग्नाशयी रस ढंग से कार्य करे, उसमें मदद करता है, तो आप कहेंगे पित्तरस। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अग्नाशयी रस इसी को पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस रस में वैसे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को भी पचा सकता है, वसा को भी पचा सकता है और प्रोटीन को भी पचा सकता है। अब मेरे मित्र, आपके भोजन पर अग्नाशयी पेनक्रियाटिक जूस अच्छे तरीके से कार्य करे, इसके लिए भोजन का क्षारीय होना बहुत ही आवश्यक है। अम्लीय माध्यम या अम्लीय भोजन पर पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कोई कार्य नहीं करता है। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशयी रस के काम को आसान कौन बनाता है, मेरे मित्र ये पित्तरस। कौन बनाता है, पित्तरस, जो कि कहां से स्रावित होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पित्तरस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। और जठर रस आप कहेंगे अमाशय से स्रावित होता है। तो मेरे मित्र, आपके आज के इस सेशन में टोटल 15 सवाल थे और मेरे ख्याल से आप इस 15 सवाल को आसानी से डिस्कस कर पाए होंगे। और अब अगर आपको ऐसा सवाल दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।